दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 81। सू जियाओबाई बनाम लिन फुटियन। सू जियाओबाई की आकृति सीधे शहर की दीवार से छलांग लगा गई। नहीं, क्या यह आदमी पागल है? उसने ये कर लिया है। सू जियाओबाई की छलांग देखकर आसपास के लोग पीले पड़ गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे एक विशाल मांस की चक्की की तरह क्रूर जानवरों का अकल्पनीय रूप से भयानक ज्वार था। इसमें किसी को भी फेंकने का मतलब था कि वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और पीछे कोई निशान नहीं बचेगा। एक शक्ति सभी को तोड़ रही है। हालांकि हवा के बीच में लंबे ब्लेड को पकड़ने वाला सू जियाओबाई का हाथ अचानक तीव्र सफेद रोशनी से जगमगा उठा। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी लहर उमड़ पड़ी। यह एक तकनीक थी जिसे द वन फोर्स ब्रेकिंग थ्रू ऑल कहा जाता था। हालांकि यह मुख्य रूप से शरीर को मजबूत करने की एक विधि है, यह एक पूरक हथियार तकनीक के रूप में भी काम करती है। अभी की ही तरह सक्रिय होने पर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत खत्म हो गई। सभी सू जियाओबाई के हाथों और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए ब्लेड में एकत्रित हो गई। स्लैश बूम। सू जियाओबाई ने अपने ब्लेड को एक सामान्य मार्शल कमांडर के बराबर भयानक बल के साथ नीचे की ओर घुमाया, जो कि वन फोर्स ब्रेकिंग थ्रू ऑल तकनीक की केंद्रित शक्ति से बढ़ा हुआ था। इस प्रहार से 10 मीटर से अधिक लंबी एक ब्लेड ऊर्जा बनी, जो एक विस्फोटक गर्जना के साथ नीचे गिरी। दीवार के नीचे के क्रूर जानवर अपने खून के प्यासे पंजे फैलाकर सू जियाओबाई को निगलने के लिए तैयार थे। वे तुरंत ब्लेड की ऊर्जा से घिर गए। पूर्वी शहर की दीवार पर ऐसा लग रहा था मानो पूरी परत खुरचकर साफ कर दी गई हो। दीवार पर चढ़ने और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा क्रूर जानवर दो हिस्सों में बंट गया, जिससे खून की बारिश हुई और युद्ध के मैदान में जानवरों की लाशें बिखर गईं। यह दीवार पर मौजूद हर योद्धा जिसने ये दृश्य देखा वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि अन्य जानवरों के साथ युद्ध में शामिल लोग भी शक्ति के उज्जवल प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि व्हाइट एप और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो से जूझ रहे मार्शल कमांडरों ने भी अपना सिर घुमाया। उनका ध्यान दीवार पर दिख रहे तमाशे की ओर गया। वह बच्चा कौन है? इतना युवा चेहरा। वह पहले ही जूनियर मार्शल जनरल के स्तर तक पहुंच चुका है। क्या मैं चीजें देख रहा हूँ? एक कम उत्कृष्ट तकनीक। वह यह समझ में आने योग्य था कि 4 अन्य मार्शल कमांडरों ने सू जियाओबाई को नहीं पहचाना। आखिरकार वो वही व्यक्ति था जिसकी लिन परिवार बेसब्री से तलाश कर रहा था, लेकिन वे इसकी परवाह क्यों करेंगे? हालांकि लिन फुटियन अलग थे। सू जियाओबाई की प्रोफाइल एक बार देखने के बाद वह इसे कभी नहीं भूल सके। ये 17 वर्षीय युवक वह था जिसने मार्शल कलाकारों की कुछ अज्ञात टीम द्वारा समर्थित लिन परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया था, यहां तक कि उसके पोते की जान भी ले ली थी। बच्चे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लिन फुटियन की आंखें क्रोध से चमक उठी। वह तुरंत आगे बढ़ना चाहता था और सू जियाओबाई के साथ हिसाब बराबर करना चाहता था, लेकिन व्हाइट एप का हमला बहुत करीब आ गया, जिससे लिन फुटियन को चकमा देने और बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय सू जियाओबाई एक चट्टान की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें उसके सामने खड़े खूंखार जानवरों को पार करती हुई सीधे लिन फुटियन पर जा टिकी और उसने जोरदार दहाड़ लगाई। लिन फुटियन। आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा प्रवर्धित ध्वनि स्वर्गीय गड़गड़ाहट की ताली की तरह पूरे पूर्वी दीवार युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। हर कोई आश्चर्य से सू जियाओबाई की ओर देखने लगा। यह आदमी इतनी बेशर्मी से लिन परिवार के मार्शल कमांडर का नाम पुकारते हुए क्या सोच रहा है? लड़ाई के बीच में बीस्ट ट्रेजर पवेलियन से एक नकाबपोश महिला और एक बुजुर्ग मार्शल जनरल ने भी उधर देखा। हालांकि वे बेस नंबर 15 से थे। जानवरों के ज्वार से निपटना पूरी मानवता का मामला था, इसलिए वे लड़ाई में शामिल हो गए थे। सू जियाओबाई की चिल्लाहट सुनकर उन्होंने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई, हालांकि उन्होंने उन्हें मिस्टर के रूप में नहीं पहचाना। आखिरकार उन्होंने बीस्ट ट्रेजर पवेलियन में पूरे समय मास्क पहना हुआ था। हालांकि वे हैरान थे। ये युवक स्पष्ट रूप से इतना छोटा जानवरों के ज्वार में कूद गया था और लिन फुटियन का नाम भी चिल्ला रहा था। क्या उसके और लिन परिवार के मार्शल कमांडर के बीच कोई संबंध हो सकता है? ढीठ लड़का। लिन फुटियन गुस्से में दहाड़ने लगा। हजारों की संख्या में खड़े एक मार्शल कमांडर के रूप में नाम से इतने अनादरपूर्वक और इस तरह के खुले उकसावे के साथ संबोधित किया जाना, विशेष रूप से सू जियाओबाई और उनकी टीम द्वारा लिन परिवार पर लाई गई तबाही के बाद पूरी तरह से असहनीय था। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा, फिर जानवरों के ज्वार से निपटूंगा। लिन फुटियन ने सफेद वानर के साथ अपनी लड़ाई छोड़ दी। जैसे ही उसने सीधे सू जियाओबाई की ओर हमला किया, उसकी आकृति एक ज्वलंत रेखा में बदल गई। सू जियाओबाई ने भी खुद को तोप के गोले की तरह लॉन्च किया, सीधे लिन फुटियन की ओर बढ़ रही थी। भाई लिन, वह क्या कर रहा है? उसे मत रोको, ये लिन परिवार का दुश्मन है। अंतिम वाक्य वांग परिवार के मार्शल कमांडर वांग चुचेन की ओर से आया। जाहिर है उसने सू जियाओबाई को पहचान लिया था। वह उत्सुक था। बेस नंबर 18 में 5 मार्शल कमांडर प्रसिद्ध हैं। इस युवक ने इतनी निडरता से सामने आने की हिम्मत की। वह किस पर भरोसा कर रहा था? क्या वह वास्तव में एक मार्शल कमांडर को केवल जूनियर मार्शल जनरल के रूप में चुनौती देने का इरादा रखता था? केवल एक पागल व्यक्ति ही ऐसी कोशिश करेगा। उनके बीच की दूरियां तेजी से कम हो गईं।
लिन फुटियन एक साधारण मार्शल कमांडर थे। सू जियाओबाई की चपलता एक मार्शल कमांडर की चपलता के बराबर थी। उनकी गति अपने चरम पर पहुंच गई। एक सामान्य व्यक्ति को उनके बीच के किलोमीटर बहुत बड़े लगते थे, लेकिन मार्शल कमांडरों के लिए अंतर को पाटने में 1 मिनट से भी कम समय लगता था। यहां तक कि व्हाइट एप और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो ने भी देखने के लिए अपना हमला रोक दिया। वे भ्रमित लग रहे थे। क्या ये इंसानों और जानवरों के बीच युद्ध नहीं था? इंसान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लिन फुटियन, आज आपका अंत है और आपके लिन परिवार का अंत है। जैसे ही उसकी आभा बढ़ी, सू जियाओबाई की आंखें हत्या के इरादे से जल उठी। हीरा शरीर संघनित, उसकी त्वचा पर एक सुनहरी परत छा गई। अचल राजा शरीर, उसके पीछे एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। एक शक्ति सभी को तोड़ रही है। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, उसके हाथों और हथियारों में एकत्रित हो गई। दूरियां और कम हो गईं। आग की लपटों में लिपटा हुआ लिन फुटियन धरती पर उतरते अग्नि देवता जैसा लग रहा था। जब वे प्रहार करने की सीमा में आ गए तो लिन फुटियन दहाड़ने लगे। उनका धधकता हुआ ब्लेड ऊंचा उठ गया। ब्लेड बनाम ब्लेड, मार्शल जनरल बनाम मार्शल कमांडर। देखने वाले सभी लोगों को यह एक तरफा लड़ाई जैसा लग रहा था, लेकिन कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। स्लैश, सू जियाओबाई ने अपना ब्लेड घुमाया। बूम, स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह एक गगनभेदी विस्फोट ने युद्ध के मैदान को हिला दिया। ज्वलंत ब्लेड और आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लेड के टकराव से प्रचंड शक्ति फूट पड़ी, जिससे झटके की लहरें बाहर की ओर उठी। आसपास के जानवर या तो दूर जा गिरे या झटके से तुरंत मर गए। आधे सेकंड बाद अर्ग, एक आकृति हवा में खून की उल्टी करते हुए तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ी। ये लिन फुटियन था। एक क्षण के लिए युद्ध का मैदान शांत हो गया। उपस्थित प्रत्येक योद्धा स्तब्ध था, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अध्याय 82, पागल पीछा। यह लिन फुटियन वास्तव में हार गए। ये बच्चा, वह कौन है? न केवल योद्धा स्तब्ध थे, बल्कि युद्ध में लगे 4 मार्शल कमांडरों की भी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके दिलों में अविश्वास की ज्वारीय लहरें उठने लगी। लिन फुटियन की असली ताकत को इन चारों से बेहतर कोई नहीं समझ सका। उनमें से 5 में लिन फुटियन यदि सबसे मजबूत नहीं तो निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर था। अन्यथा वो स्वर्गीय सफेद ड्रैगन की मां के नेतृत्व में क्रूर जानवरों की सेना को अकेले कैसे खदेड़ सकता था? भले ही लिन फुटियन घायल हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत दुर्जय बनी रही। कुछ देर पहले उसने गुस्से में हमला भी कर दिया था। चारों ने सोचा कि वे इस तरह के झटके को झेलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से लिन फुटियन को उड़ने की कल्पना नहीं कर सकते थे। खून थूकने की हद तक तो छोड़ ही दें। ये युवक, उसने इसे कैसे प्रबंधित किया? लिन फुटियन के शरीर ने हवा के माध्यम से एक लंबे चाप का पता लगाया, इससे पहले कि वह एक घृणित ढेर में जमीन पर गिर गया, जिससे पृथ्वी में एक गहरी खाई बन गई। उसने खांसते हुए कई और मुंह से खून निकाला। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति भय से भर गई। एकमात्र नौसिखिए मार्शल जनरल से पराजित होना, यहां तक कि स्वयं लिन फुटियन के लिए भी इस पर विश्वास करना कठिन था। फिर भी उसने पहले ही उस ब्लेड के माध्यम से प्रसारित शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। ये ठोस, भारी, तीक्ष्ण था। इसकी ऊर्जा पहाड़ों और नदियों को विभाजित करने में सक्षम लगती थी। यह व्यावहारिक रूप से दोषरहित था। यहां तक कि लिन फुटियन को भी भरोसा नहीं था कि वह इस तरह का हमला कर सकता है। एक युवा, उससे एक पूरा क्षेत्र नीचे और महज एक नौसिखिया मार्शल जनरल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। नहीं, वह निश्चित रूप से सिर्फ एक शुरुआती मार्शल जनरल नहीं है। वह अपना असली स्तर छिपा रहा होगा। यहां तक कि उसकी उम्र भी छिपी होनी चाहिए। लिन फुटियन का चेहरा काला पड़ गया। जब लिन परिवार ने सू जियाओबाई की पृष्ठभूमि की जांच की तो रिकॉर्ड से पता चला कि वह 17 साल का था और एक उन्नत अर्ध योद्धा था। वह पहले से ही एक अत्यंत प्रतिभाशाली, प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में गिना जाता है, लेकिन अब उसके सामने एक 17 वर्षीय नौसिखिया मार्शल जनरल था। और इस युवक ने अपने जैसे मार्शल कमांडर को भी घायल कर दिया था। इस तरह की एक अकथनीय घटना ने लिन फुटियन को इसे समझने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि सू जियाओबाई ने सब कुछ छुपाया था। बुजुर्ग फैंग वह था। इस बीच शहर की दीवार पर एक प्रदानशील महिला और एक बुजुर्ग उच्चपदस्थ मार्शल जनरल, जिन्होंने सब कुछ देखा था, दोनों आश्चर्य की मुद्रा में थे। हाँ, वह डोन फैंग परिवार का अमर राजा सूत्र है। एल्डर फैंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी, और जिस तरह से उसने अपने हमलों को अंजाम दिया उसमें यूनिफाइड लॉ कोडेक्स तकनीक के निशान भी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस लड़के का श्रीसु से कुछ संबंध होना चाहिए, लेकिन वह इन तकनीकों में इतनी जल्दी कैसे महारत हासिल कर सकता है, जबकि हमने उन्हें कुछ दिन पहले ही श्रीसु को दिया था। यहां तक कि एल्डर फैंग भी घाटे में थे। इमोर्टल किंग सूत्र और यूनिफाइड लॉ कोडेक्स लेसर ट्रांसेंडेंट स्तर की उन्नत तकनीकें थी, और उन्होंने उन्हें कुछ दिन पहले ही सौंपा था। फिर भी यहां एक युवा था जो इतना युवा लग रहा था, जिसने पहले ही उन्हें समझ लिया था और उनका उपयोग कर लिया था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। लिन फुटियन को एक ही प्रहार से उड़ाने के बाद सू जियाओबाई वहां नहीं रुकी। उसकी छवि धुंधली हो गई, जो धनुष से निकले तीर की तरह लिन फुटियन की ओर बढ़ रही थी। वह लिन फुटियन को मारने के लिए कृतसंकल्प था। लिन फुटियन ये देखकर डर की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके।
आमने सामने की भिड़ंत मेरी ताकत है, मेरी सबसे शक्तिशाली युद्ध पद्धति। फिर भी उसमें भी मैं सू जियाओबाई से हार गया। अब मैं अपना बचाव करने के लिए संभवतः क्या कर सकता हूँ? रुकना। इस समय बेस के गवर्नर जियो लोंग्यू ने खुद को सू जियाओबाई और लिन फुटियन के बीच में रखते हुए उड़ान भरी। उसकी आवाज एक महान घंटी की तरह गूंज उठी। अब मानव संकट का समय है, जानवर शहर पर हमला कर रहे हैं। यह आंतरिक कलह का समय नहीं है। आपकी जो भी शिकायतें हैं, इस संकट के खत्म होने के बाद उनका समाधान करें। बेस के गवर्नर के रूप में उनकी प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से बड़ी तस्वीर पर केंद्रित थी। जानवरों का ज्वार अभी खत्म नहीं हुआ था, और अगर मानवता ने अपने स्वयं के योद्धाओं को अंदरूनी लड़ाई में खोना शुरू कर दिया, विशेष रूप से एक मार्शल कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो परिणाम न केवल बेस 18 बल्कि पूरी मानवता को प्रभावित करेंगे। मैं जानवर के ज्वार से बाद में निपट लूंगा, लेकिन इस आदमी को मुझे इसे अभी मारना होगा। सू जियाओबाई ने निर्णायक ढंग से बात की। वाह! जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसकी आकृति दृष्टि से ओझल हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले ही जियो लोंग्यू को दरकिनार कर चुका था और लिन फुटियन के ठीक सामने पहुंच गया था। मरना। सू जियाओबाई ने अपना ब्लेड उठाया और उसे लिन फुटियन पर एक बार फिर जोर से घुमाया। धत्तेरी की। लिन फुटियन की अभिव्यक्ति बदल गई। पहले ही एक बार पीड़ित होने के बाद वह फिर से सू जियाओबाई से भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह तुरंत हवा में उड़ गया और पूरी गति से उड़ गया। ब्लेड की ऊर्जा ने धरती में 100 मीटर लंबी खाई खोद दी, जिससे उसके रास्ते में आने वाले कई जानवर दो हिस्सों में बंट गए और वे तुरंत मर गए। मार्शल कमांडर उड़ सकते थे। हालांकि सू जियाओबाई की ताकत एक साधारण मार्शल कमांडर के स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह उड़ नहीं सकती थी। हालांकि उसकी स्थानिक विशेषता वृद्धि के लिए धन्यवाद, उसकी गति उड़ान में एक मार्शल कमांडर से धीमी नहीं थी। आगे जो हुआ वह देखने वाले योद्धाओं के लिए एक अविस्मरणीय दृश्य था। एक नौसिखिया मार्शल जनरल जमीन पर उड़ते मार्शल कमांडर का पीछा कर रहा था, और उसकी गति इतनी तेज थी कि मार्शल कमांडर ने अपने गार्ड को गिराने की हिम्मत नहीं की, दूरी बनाए रखने के लिए बेताब होकर भाग गया। हालांकि सू जियाओबाई उड़ नहीं सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हवा में नहीं चल सकती थी। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ना। बूम! जैसे ही उसने खुद को तोप के गोले की तरह आकाश में छोड़ा, जमीन फट गई। एक क्रूर प्रहार के साथ उसने ऊर्जा का एक और विशाल ब्लेड लिन फुटियन की ओर भेजा। लिन फुटियन मुश्किल से बच पाए, पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। धिक्कार है, लानत है। एक नौसिखिया मार्शल जनरल द्वारा इतने सारे लोगों के सामने आसमान और जमीन पर पीछा किया जाना, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। फिर भी जीवित रहने के लिए उसके पास अपने अहंकार को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उड़ान और जमीनी लड़ाई अलग अलग है। जमीन पर इलाके की बाधाएं मुझे धीमा कर देती हैं, जिससे दूरी बनती है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तुरुप के पत्तों का उपयोग करना होगा। सू जियाओबाई की आंखें सिकुड़ गईं, हत्या के इरादे से भर गईं। यदि यह जारी रहा तो लिन फुटियन और भी दूर चला जाएगा। भाई वांग, भाई लियू, भाई झोऊ और गवर्नर, क्या आप बस वहीं खड़े रहेंगे? यह मानवता के अस्तित्व का मामला है। आप उसे इतनी लापरवाही से कैसे काम करने दे सकते हैं? लिन फुटियन आखिरकार खुद को रोक नहीं सके और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मार्शल कमांडर मानव शक्ति के शिखर थे, और उस स्थिति के साथ गौरव और गरिमा भी आई। लिन फुटियन के लिए, जिसने अपने जीवन में कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी, अब ऐसा करना दिखाता है कि वह कितना हताश था। सर, तुरंत रुकें। अब इस बकवास का समय नहीं है। गवर्नर जियो लोंग्यू कड़ी चेतावनी जारी करते हुए फिर से आगे बढ़े। बूम! सू जियाओबाई ने जियो लोंग्यू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आकृति एक बार फिर आसमान की ओर उड़ गई। 30 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर। उत्तम। सू जियाओबाई के होठों पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। उसकी दाहिनी हथेली में एक अर्धचंद्राकार स्थानिक ब्लेड अस्तित्व में चमक रहा था। रुकना। स्थानिक ब्लेड को देखकर जियो लोंग्यू को ठंडक महसूस हुई और वह घबराकर चिल्लाने लगा। लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों ना हो, वह संभवतः सू जियाओबाई की गति से मेल नहीं खा सकता था। सू जियाओबाई ने लापरवाही से स्थानिक ब्लेड उछाला। पलक झपकते ही लिन फुटियन को ऐसा लगा जैसे आसमान में अंधेरा छा गया हो। मृत्यु की एक अभूतपूर्व भावना ने उसे घेर लिया, और मौत का एक विशाल चरित्र उसके सामने प्रकट होने लगा, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक आ गई। नहीं, स्लैश! इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, अर्धचंद्राकार स्थानिक ब्लेड लिन फुटियन की गर्दन के पार साफ साफ कट गया। अध्याय 83, लिन फुटियन की मृत्यु। स्पेटियल ब्लेड की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अविश्वसनीय रूप से तेज। एक औसत व्यक्ति की नग्न आंखों के लिए यह महज एक फीकी, अगोचर छाया थी। अगर कोई इतना भी पलक झपकाए तो शायद उसे झलक भी न मिले। इस प्रकार जब स्पेटियल ब्लेड ने लिन फुटियन की गर्दन को छुआ तो उसे केवल ठंडक महसूस हुई। आखिरकार उसे यह महसूस करने में पूरे 2 या 3 सेकंड लग गए कि उसकी दृष्टि में कुछ बदलाव आया है। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया झुकने लगी और अंततः पूरी तरह पलट गई। उसने अपना सीना देखा, सू जियाओबाई को अपने पीछे खड़ा देखा, और यहां तक कि बेस गवर्नर जियो लोंग्यू का भयभीत चेहरा भी देखा। फिर सब कुछ अंधकार में हो गया।
असीम भय और निराशा के कारण उसकी आंखों से रोशनी पूरी तरह से फीकी पड़ गई। उसका सिर आसानी से गिर गया, मानो किसी अदृश्य तार से काट दिया गया हो, साफ तौर से अलग कर दिया गया हो। वो उसके बिना सिर वाले शरीर के साथ गिरा, दोनों हवा के बीच से शक्तिहीन होकर गिर रहे थे। लिन फुटियन मर चुका था। बेस नंबर 18 के महान व्यक्ति, लिन परिवार के सबसे बड़े स्तंभ की एक अज्ञात युवक के हाथों मृत्यु हो गई थी। उस समय युद्ध के मैदान में मौजूद अनगिनत योद्धा, जिन्होंने ये दृश्य देखा था, सदमे में आ गए। उनके चेहरे भय से भर गए। यहाँ तक कि घूंघट में लिपटी महिला और उसके पीछे मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति के भाव भी स्तब्ध दिख रहे थे। जियो लोंग्यू और अन्य 3 प्रमुख परिवारों के मार्शल कमांडर कोई अपवाद नहीं थे। उनके चेहरे काफी बदल गए। जो कुछ भी हुआ वह बहुत अचानक हुआ था। एक युवक ने अचानक पूर्वी दीवार पर छलांग लगा दी, जिससे एक भयंकर जानवर की मौत हो गई। फिर बिना किसी चेतावनी के वह लिन फुटियन को नाम से पुकारते हुए नीचे कूद गया। इसके बाद उसने सीधा प्रहार किया, जिससे लिन फुटियन गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब किसी अज्ञात भयानक तरीके का उपयोग करके उसने आसानी से लिन फुटियन का सिर काट दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी, इतना अचानक सामने आया कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वाह टिल्डा, बहुत ताजा। सू जियाओबाई उतरी। उनकी अभिव्यक्ति पहले की घातक गंभीरता से असाधारण सहजता और आनंद में बदल गई। अपने शत्रु को व्यक्तिगत रूप से मारने की भावना वास्तव में अद्वितीय थी। विशेषकर यह विचार कि अब से कोई भी लगातार उसे हानि पहुंचाने की योजना नहीं बनाएगा। सू जियाओबाई को ऐसा लगा मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। क्या आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? जियो लोंग्यू ने लिन फुटियन के बेजान शरीर और कटे हुए सिर को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और वह सू जियाओबाई पर दहाड़ रहा था। एक मार्शल कमांडर स्तर के सेनानी को मारना, यह एक सहयोगी को नुकसान पहुंचाने का अपराध है। यह न्यायाधिकरण द्वारा आपको फांसी की सजा सुनाने के लिए पर्याप्त है। ओह, क्या ऐसा है? फिर इसका क्या? सू जियाओबाई ने पूरी तरह से उदासीन होकर जियो लोंग्यू पर एक नजर डाली। जब लिन परिवार उसका शिकार कर रहा था तब ट्रिब्यूनल कहाँ था? कहाँ थे तथाकथित कानून? चूंकि नियम केवल ताकतवरों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब जब वह ताकतवर था तो वह नियम तय करेगा। बेस गवर्नर, पारिवारिक मार्शल कमांडर, उनकी नजर में वे सभी अब मातहतों से ज्यादा कुछ नहीं थे। तो क्या हुआ? क्या आपको पता है कि एक मार्शल कमांडर को मारने का क्या मतलब होता है? बेस नंबर 18 को आपकी वजह से अकल्पनीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत अच्छी तरह से पूरे बेस की मौत का कारण बन सकते हैं। आपकी वजह से 500,000 इंसानों का सफाया हो गया। जियो लोंग्यू की आवाज गुस्से से उठी। एक मार्शल कमांडर स्तर का लड़ाकू विमान अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। बेस में 500,000 लोगों के बीच उनमें से केवल 5 थे। ऐसे व्यक्ति लाखों में एक होते थे, एक अद्वितीय अस्तित्व। इसके अलावा मार्शल कमांडर पशु ज्वार के परिणाम और मानवता के ठिकानों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। वे निर्णायक थे, जीवित रहने की कुंजी। अन्यथा उनके पास ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार नहीं होते। एक मार्शल कमांडर की हानि बेस नंबर 18 के पैरों में से एक को काटने के समान थी। प्रभाव अकल्पनीय था। जहां तक उसके पहले के इस युवक की बात है, जियो लोंग्यू ये निर्धारित नहीं कर सका कि वह उनमें से एक था या किसी अन्य आधार से। यदि वह बेस नंबर 18 का होता तो चीजें प्रबंधनीय हो सकती थी, लेकिन अगर वह दूसरे बेस से होता। क्या आप भी इस दुनिया के बारे में सच्चाई जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि पशु ज्वार क्यों दिखाई देते हैं? आप, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ने मानव संकट के समय ऐसा कृत्य किया है जब एक जानवर के हमले का खतरा है। यह मानवता के खिलाफ देशद्रोह है। जियो लोंग्यू के शब्दों ने सू जियाओबाई को परेशान कर दिया। इस दुनिया का सच, क्या कोई गुप्त रहस्य हो सकता है? गवर्नर, मानवता के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना मेरे लिए सहन करने के लिए बहुत गंभीर है। लेकिन अगर तथाकथित संकट, जो 500,000 लोगों को मिटा सकता है, वह केवल उन 2 एस श्रेणी के जानवरों के बारे में है, तो क्या यह अति प्रतिक्रिया नहीं है? सू जियाओबाई ने सफेद वानर और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो की ओर इशारा किया। उसका स्वर उदासीन था। एस श्रेणी के जानवर, वे साधारण एस श्रेणी के जानवर नहीं हैं। उनकी वास्तविक उत्पत्ति आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। जियो लोंग्यू को कुछ याद आ रहा था। उसकी आंखों में डर की झलक झलक रही थी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां से आते हैं। जब तक हम उन 2 जानवरों को मार देते हैं, ये पशु ज्वार संकट हल हो जाएगा। क्या मैं गलत हूं? सू जियाओबाई का लहजा आकस्मिक था। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जियो लोंग्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, मानो सू जियाओबाई के शब्दों में कुछ असामान्य महसूस कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक का इरादा सफेद वानर और उनके साथ ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो से लड़ने का हो? अगर ऐसा है तो चीजें बहुत आसान है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ आओ। सू जियाओबाई के आह्वान पर 3 परछाइयां, जो जानवरों के ज्वार के साथ जमकर संघर्ष कर रही थी, ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी दिशा में देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी और सू जियाओबाई की ओर दौड़ पड़े। मार डालो, सू जियाओबाई ने आदेश जारी करते हुए सफेद वानर और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो की ओर इशारा किया। तीनों परछाइयों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और सीधे 2 एस श्रेणी के जानवरों पर हमला कर दिया।
गर्जन, सफेद वानर और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो शेष 3 मार्शल ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो से लड़ रहे थे। मूल 5 को घटाकर 3 कर दिए जाने से बीस्ट्स ने बढ़त हासिल कर ली और अपने विरोधियों पर लगातार दबाव डाला। सू जियाओबाई की बातें सुनकर जानवरों को समझ आ गया। वे अचानक मुड़े, उनकी गहरी सुनहरी पुतलियां हिंसक क्रोध से भरी हुई थीं और उन्होंने सू जियाओबाई को पकड़ लिया और धरती हिला देने वाली दहाड़ें निकाली। तुरंत सफेद वानर और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो ने मार्शल ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो के साथ अपनी लड़ाई छोड़ दी और सू जियाओबाई की ओर उग्र रूप से हमला कर दिया। वह बच्चा अब मुसीबत में है। उन 2 जानवरों को नाराज करना कोई मजाक नहीं है। अगर वह लिन फुटियन को मारने में कामयाब रहा तो मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि उसे उनका सामना करने का आत्मविश्वास क्या देता है। 2 एस श्रेणी के जानवरों का दबाव हटने के बाद 3 मार्शल ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो अंततः अपनी सांस ले सके, लेकिन उनकी निगाहें सू जियाओबाई पर टिकी रहीं। इस युवक को इतना अहंकार किस बात ने दिया? वे पता लगाने ही वाले थे और जल्द ही उन्होंने ऐसा किया। न केवल उन्हें पता चला बल्कि उन्हें गहरा अमिट सदमा लगा। मैं इस हद तक हैरान हूं कि मैं निःशब्द हो गया हूं। आगे जो हुआ उससे जियो लोंग्यू भी स्तब्ध रह गया। युद्ध के मैदान में हर कोई, लड़ाई में लगे योद्धा ऐसे भाव रख रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देखा हो। जिस क्षण 3 परछाइयों ने 2 एस श्रेणी के जानवरों से युद्ध किया, एक पल में लड़ाई शुरू हो गई। एक स्लैश, एक प्रहार, एक कुल्हाड़ी घुमाओ। एक समय के शक्तिशाली डरावने एस श्रेणी के जानवर जिन्होंने अंतहीन भय को प्रेरित किया था, दोनों मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैसे ही 2 एस श्रेणी के जानवर पीड़ा में चिल्लाने लगे, युद्ध के मैदान में भयंकर जानवरों का खून फैल गया। अध्याय 84 2 एस क्लास जानवरों को हराना। सफेद वानर के शरीर में कंधे से लेकर बगल और पेट तक एक लंबा गहरा घाव काटा गया था। ताजा खून इस तरह बहाया गया जैसे वह आजाद हो, बेतहाशा बिखर रहा हो। ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो का सख्त, निराशा पैदा करने वाला कठोर खोल तलवार के एक वार और कुल्हाड़ी के एक झटके से तुरंत टूट गया। यहां तक कि उसका विशाल शरीर भी जमीन में धंस गया, जिससे वह लगभग घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। 2 एस रैंक जानवरों की शोकपूर्ण चीखें हवा में गूंज उठी, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सिर्फ एक मुठभेड़ में ये 2 एस रैंक जानवर, जिन्होंने 5 मार्शल कमांडरों को 5 दिन और रातों तक बुरी तरह लड़ने पर मजबूर कर दिया था, इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। जियो लोंग्यू विभिन्न परिवारों के 3 मार्शल कमांडरों के साथ पूरी तरह से हैरान और अवाक थे। ये 3 केवल जूनियर मार्शल जनरल है। वे कैसे? झो परिवार के मार्शल कमांडर झो क्वान ने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद हकलाते हुए ये शब्द कहे। मार्शल कमांडर स्तर पर हम तीनों 2 एस रैंक जानवरों के भारी दबाव के तहत मुश्किल से खुद का बचाव करने में कामयाब रहे। थोड़ी सी भी गलती से चोट लगने का खतरा था। दूसरी ओर उन 3 जूनियर मार्शल जनरलों ने तलवार, ब्लेड और कुल्हाड़ी से सफेद वानर और ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो को ऐसे घायल कर दिया मानो वे सब्जियां काट रहे हों। ये कैसे संभव है? जूनियर मार्शल जनरलों ने इतनी भयानक ताकत कब हासिल की? ओल्ड फैंग वह नहीं है। घूंघट में लिपटी महिला ने अविश्वास से अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। हकलाते हुए उसके चेहरे पर एक दुर्लभ झटका दिखाई दे रहा था। वे सभी अचल राजा सूत्र और एकीकृत कानून संहिता का अभ्यास करते थे। ओल्ड फैंग का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया। असाधारण प्रतिभा या तकनीकों की असाधारण समझ के कारण एक व्यक्ति के पास ऐसी क्षमताएं हो सकती है, इसे समझा जा सकता है। लेकिन अब अचानक समान क्षमताओं वाले बहुत सारे लोग थे, सभी डोनफेंग परिवार के लेसर ट्रांसेंडेंट साधना विधियों के संग्रह से। वे कैसे चौंके नहीं होंगे? सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सू जियाओबाई सहित सभी का साधना स्तर केवल जूनियर मार्शल जनरल था। बेस नंबर 18 वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघों का घोंसला। ओल्ड फैंग ने आह भरी। 3 परछाइयां अभी भी 2 एस रैंक जानवरों से जूझ रही थीं, लेकिन उन्होंने जानवरों पर काबू पाते हुए स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। 2 एस रैंक जानवर पस्त और लहूलुहान हो गए। 2 एस रैंक जानवरों की शोकपूर्ण चीखें शुरू से ही बंद नहीं हुई थी। अचानक दर्द ने एस रैंक के 2 जानवरों को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। उन्होंने धरती को हिला देने वाली दहाड़ निकाली। उनकी गहरी सुनहरी आंखें लाल हो गईं। उनके शरीर का आकार बढ़ गया और उनके चेहरे क्रूर और हिंसक हो गए। ये हो रहा है उनका निडर मोड। सबके भाव गंभीर हो गए। जो कुछ क्षण पहले एक लाभ की तरह लग रहा था, वह केवल पशुज्वार की सतह थी। असली खतरा 2 एस रैंक जानवरों की उन्मत्त अवस्था में है। एक बार जब वे इस राज्य में प्रवेश कर गए तो उनकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। सभी चोटें जल्दी से ठीक हो जाएंगी और उनकी विनाशकारी शक्ति और वध की इच्छा कई गुना बढ़ जाएगी। इससे निपटने का एकमात्र तरीका देरी करना था। उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उन्मत्त राज्य समाप्त नहीं हो गया, और तब हमला करना पड़ा जब जानवर कमजोर हो गए। यही कारण था कि जियो लोंग्यू लिन फुटियन की हत्या के लिए सू जियाओबाई पर इतना क्रोधित था। एक मार्शल कमांडर को खोने का मतलब उन्मत्त राज्य के खिलाफ एक मजबूत रक्षा खोना था। यदि जानवर आधार की दीवारों को तोड़ देते हैं तो आधार गिर जाएगा और इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनकी आभा मजबूत हो गई है। सू जियाओबाई ने भौहें उठाई। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, आप सभी शामिल हो। एक आदेश के साथ 3 और छायाएं मैदान में दाखिल हुई।
दो एस रैंक जानवर अभी अभी अपनी उन्मत्त अवस्था में प्रवेश करके एक खूनी लड़ाई का आनंद लेने और इन मनुष्यों को अपनी असली ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पलक झपकते ही 3 और इंसान लड़ाई में शामिल हो गए। 6 छायाओं के साथ, जिनमें से प्रत्येक सामान्य मार्शल कमांडरों को कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, और उनका समर्थन करने वाली लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों की शक्ति के साथ उनकी युद्ध शक्ति ज्यामितीय रूप से कई गुना बढ़ गई। उन्होंने अलग अलग कोनों से हमला किया और यहां तक कि निडर एस रैंक जानवर भी उनके हमले के सामने असहाय थे। इस प्रकार 2 निडर एस रैंक जानवरों को एक बार फिर बेरहमी से पीटा गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह दृश्य देख रहे 4 मार्शल कमांडरों के पास शब्द नहीं थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में सोचते हुए भी पूरी ताकत से लड़ाई की थी, लेकिन पलक झपकते ही कई जूनियर मार्शल जनरलों ने आसानी से जानवरों को कुचल दिया था। इतनी बुरी तरह कुचले गए कि वे अपने ही जीवन पर सवाल उठा रहे थे। क्षण भर बाद 2 एस रैंक जानवरों की उन्मत्त स्थिति फीकी पड़ गई और वे कमजोर स्थिति में प्रवेश कर गए। 6 छायाओं को 2 जानवरों को मारने में कोई परेशानी नहीं हुई, उन्हें घावों से ढक दिया। बूम! जैसे ही उनकी शोकपूर्ण चीखें गूंजी, 2 एस रैंक जानवर एक के बाद एक ढह गए। हवा में धूल उड़ गई और उनके शरीर से खून की धार बह निकली, जिससे जमीन खराब हो गई। पूरी तरह से मरने से पहले उन्होंने कई बार संघर्ष किया, उनकी आंखें अनिच्छा और क्रोध से भर गईं। कोई लूट संकेत क्यों नहीं है? सू जियाओबाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आमतौर पर जब परछाइयां जानवरों को मार देती हैं तो सिस्टम लूट संग्रह को प्रेरित करता है। इन 2 एस रैंक जानवरों से कोई लूट क्यों नहीं हुई? बेस गवर्नर ने उल्लेख किया कि वे अलग अलग थे, इस दुनिया के रहस्यों से संबंधित थे। क्या इसका कोई संबंध हो सकता है? उस पल में सू जियाओबाई ने देखा कि 2 एस रैंक जानवरों के शरीर धीरे धीरे पतली हवा में वाष्पीकृत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पहाड़ पर बर्फ की तरह पिघल रहे हों। कुछ ही सांसों में 2 एस रैंक जानवर पूरी तरह से गैस में वाष्पित हो गए थे। यहां तक कि उनका खून भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी मैंने कल्पना की थी। यहाँ अप्रत्याशित तत्व हैं। सू जियाओबाई ने विचार किया, लेकिन ये अप्रत्याशित चीजें चाहे जो भी हों, वे मुझे मजबूत होने से नहीं रोक सकती। अपनी सभी बाहरी सहायताओं के बावजूद मैं इतने छोटे अज्ञात से क्यों डरूंगा? अगर किसी को डरना चाहिए तो वह इतना अनजान होना चाहिए। हालांकि मैं एस रैंक जानवरों से लूट, लिनफुटियन और लिन परिवार से लूट इकट्ठा नहीं कर सकता। मैं ये सब ले लूंगा। अपने हाथ के झटके से सू जियाओबाई ने लिनफुटियन की उंगली काट दी और उस पर लगी स्थानिक अंगूठी को अपनी निजी लूट के रूप में ले लिया। बूम! जैसे ही 2 एस रैंक जानवर मर गए, लगातार बढ़ते जानवर ज्वार को फिर से होश आ गया। वे तेजी से मुड़े और पीछे हटते ज्वार की तरह भाग गए। सू जियाओबाई इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। उसने तुरंत 6 छायाओं को पीछा करने और मारने का आदेश दिया। जो कुछ भी वे लूट सकते थे उसे इकट्ठा कर लिया। योद्धाओं की जय जयकार होने लगी। हमने इस वर्ष भयंकर ज्वार से पार पा लिया और हमने कार्रवाई में एक सच्चा पावरहाउस देखा। इतनी मजबूत उपस्थिति के साथ शायद हमें भविष्य में कभी भी पशु ज्वार के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री सू, एक मार्शल कमांडर आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक झुका। झोउ परिवार के झोउ क्वांग, झोउ परिवार की ओर से मैं श्री सू को बधाई देता हूँ। वांग परिवार के वांग चुचेन, वांग परिवार की ओर से मैं श्री सू को बधाई देता हूँ। लियू परिवार के लियू येजे, लियू परिवार की ओर से मैं श्री सू को बधाई देता हूँ। अन्य 2 मार्शल कमांडर भी सलामी देने के लिए तुरंत आगे आए। जियो लोंग्यू की अभिव्यक्ति जटिल थी। वह पहले जानवरों के ज्वार के कारण सू जियाओबाई पर क्रोधित था, लेकिन अब पलक झपकते ही सू जियाओबाई ने आसानी से समस्या हल कर दी थी। लेकिन जियो लोंग्यू सही और गलत पर गर्व करने वालों में से नहीं था। वह सम्मानपूर्वक आगे बढ़े और झुके। बेस के गवर्नर जियो लोंग्यू, श्री सू का स्वागत करते हैं। गवर्नर, इस दुनिया के रहस्यों के बारे में आपका पहले क्या मतलब था? सू जियाओबाई ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अध्याय 85, दूसरी दुनिया। अगर यह बुरी सू जियाओबाई होती तो उसे दुनिया के रहस्यों या किसी और चीज की भी परवाह नहीं होती। उसे खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिलता, ऐसी चीजों के बारे में चिंता करना तो दूर की बात है। लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब उसके पास ताकत होने के कारण सू जियाओबाई स्वाभाविक रूप से इन अज्ञात चीजों के बारे में उत्सुक हो गई। आखिरकार इस दुनिया में रहते हुए क्या होगा अगर एक दिन एक बड़ा मालिक या एक महान राक्षस राजा जैसा कुछ अचानक प्रकट हो जाए और मैं उसे हरा न सकूं? क्या यह विनाशकारी नहीं होगा? श्री सू, जहां तक इस मामले की बात है, मैं इसके बारे में केवल थोड़ा ही जानता हूं, लेकिन यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। जियो लोंग्यू ने गंभीरता से कहा। यह बात करने की जगह नहीं है। श्रीमान सू, कृपया मेरे पीछे आएं। जियो लोंग्यू सू जियाओबाई को सीधे बेस गवर्नर की हवेली तक ले गया। अन्य 3 परिवारों के मार्शल कमांडर लियू, वांग और झो स्वाभाविक रूप से कुछ संबंधित रहस्यों को जानते थे और उन्हें अधिक सुनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्य रूप से सू जियाओबाई के करीब आने के लिए अनुसरण किया। एक नौसिखिया मार्शल जनरल की युद्ध कौशल के साथ सू जियाओबाई ने लिनफुटियन को आसानी से मार डाला था और उसके ऊपर उसके 6 अधीनस्थ थे जो लगभग उसके जैसे ही भयानक थे।
यदि आप उसकी लड़ने की ताकत की गणना करते हैं तो सू जियाओबाई अनिवार्य रूप से 6 मार्शल कमांडर स्तर के अधीनस्थों की कमान संभालती थी। इन 6 में से कोई भी बहुत सम्मान का पात्र होगा, अकेले सू जियाओबाई को ही छोड़ दें। राज्यपाल के कार्यालय में सू जियाओबाई मेज के शीर्ष पर बैठी। बाकी 4 उसके चारों ओर बैठ गए। मेज पर गर्म पानी से हल्की भाप निकल रही थी। मिस्टर सू, जिस ट्राइहॉर्न फ्लेम राइनो को आपने अभी मारा है वह हम 5 में पहली बार था। नहीं, हम 4 ने इसका सामना किया है। लेकिन सफेद वानर, इस वर्ष सहित हम 12 वर्षों से इससे लड़ रहे हैं। जियो लोंग्यू के शब्दों ने सू जियाओबाई को गहराई से झकझोर दिया। 12 साल की लड़ाई, क्या ऐसा हो सकता है कि सफेद वानर मरा नहीं और फिर से जीवित हो सका? मुझे पता है कि आप भ्रमित हो सकते हैं और आपको कुछ अनुमान लगाना चाहिए था। दुर्भाग्य से मुझे आपको बताना होगा कि आपका अनुमान सही है। सफेद वानर को 11 बार पुनर्जीवित किया गया है और अगर कुछ नहीं बदला तो हम शायद अगले साल इसी समय के आसपास इसे फिर से देखेंगे। जियो लोंग्यू का स्वर भारी था। अंतहीन पुनरुत्थान, वह भयानक है। इसे मारना इसे न मारने से भिन्न नहीं है। युद्ध में कोई लूट नहीं होती। यह प्रयास की बर्बादी जैसा लगता है। क्यों? सू जियाओबाई ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्योंकि वे दूसरी दुनिया से आते हैं। जब जियो लोंग्यू ने यह कहा तो पास के 3 अन्य मार्शल कमांडर अपना सदमा छिपा नहीं सके। दूसरी दुनिया? तुम्हारा मतलब है जिन 2 स्तर के जानवरों से हमने अभी अभी लड़ाई की है वे इस दुनिया से नहीं है? सू जियाओबाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हाँ, जियो लोंग्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका चेहरा उदास हो गया। मैं दूसरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि जिन 2 स्तर के जानवरों को आपने अभी मारा है वे पहले से ही दूसरी दुनिया में पुनर्जीवित हो चुके हैं। 1 साल बाद वे फिर लौटेंगे और तब तक उनकी ताकत अब से भी अधिक हो जाएगी। तो ये बात है। वास्तव में एक और दुनिया है, परलोक, और उसके जानवरों के पास भी अमरता की शक्ति है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। चूंकि आप दूसरी दुनिया के बारे में जानते हैं तो सीधे अंदर जाकर 2 स्तर के जानवरों को क्यों नहीं मार देते? हर साल उनके आने और शहर पर हमला करने का इंतजार क्यों करें? सू जियाओबाई ने पूछा। आह! जियो लोंग्यू ने गहरी आह भरी। मिस्टर सू, दूसरी दुनिया उतनी आशावादी नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। इसके खतरे का स्तर बहुत अधिक है। उन 2 स्तर के जानवरों को ले जिनका आपने पहले सामना किया था वे दूसरी दुनिया में खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे हैं। उस दुनिया में उनसे कहीं अधिक मजबूत और अधिक भयानक जीव हैं। और इस वजह से ये संभव है कि अगली बार जब आप किसी जानवर को देखेंगे तो वह कुछ और होगा। सफेद वानर वह है जिसने हमारे बेस पर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक हमला किया है, इसलिए यह इतना मजबूत हो गया है। तो दूसरी दुनिया में खाद्य श्रृंखला के निचले भाग के जानवर पहले से ही इतने भयानक हो सकते हैं। यह परलोक बिल्कुल भी साधारण नहीं था। यहां तक कि मार्शल देवता, मार्शल राजा या मार्शल सम्राट, मार्शल कमांडरों से भी ऊंचे प्राणी जो दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, गिर सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं। जब जियो लोंग्यू ने यह कहा तो सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। मार्शल गॉड्स, वह उनके बारे में जानता था। उसने पहले उन्हें टीवी पर पेश होते देखा था। लेकिन मार्शल देवताओं से ऊपर के क्षेत्र, उसने आज ही जियो लोंग्यू से उनके बारे में सीखा था। तो मार्शल देवताओं के ऊपर मार्शल राजा थे, मार्शल राजाओं के ऊपर मार्शल सम्राट थे। लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। महान आपदा के बाद से मानवता ने वैश्विक स्तर पर 10,008 अड्डे बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरी दुनिया के आक्रमणों का विरोध करने के लिए है। बेस 18 सबसे कमजोर, सबसे महत्वहीन आधार है। तो हर साल का 20 टाइट सबसे कमजोर होता है, जिसका उद्देश्य युद्धों से सच्चे विशिष्ट मार्शल कलाकारों का चयन करना होता है। कमजोर योग्य नहीं होते। यहां तक कि आप भी, मिस्टर सू, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए, शायद आपके पास भी परलोक में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। जियो लोंग्यू ने कहा। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। स्पष्टतः उसने पहले भी प्रयास किया था लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। यहां तक कि मार्शल कमांडर स्तर के लोग जो अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व रखते थे, उनके पास भी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह दुनिया कितनी असाधारण थी। परलोक में प्रवेश के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है? सू जियाओबाई ने पूछा। सबसे पहले आपको कम से कम मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंचना होगा, जिसे मैंने पहले ही हासिल कर लिया है। लेकिन दूसरा, आपके पास शीर्ष स्तरीय साधना प्रतिभा होनी चाहिए। यह मैं हासिल नहीं कर सकता। जियो लोंग्यू की खेती की प्रतिभा उच्च थी, शीर्ष स्तर से केवल 1 कदम दूर थी। लेकिन वह 1 कदम दूर उसे दूसरी दुनिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त था। शीर्ष स्तरीय खेती प्रतिभा। सू जियाओबाई ने भौहें उठाई। उन्होंने केवल यही सोचा था कि एक योद्धा के भविष्य के लिए साधना प्रतिभा ही मायने रखती है। वह नहीं जानता था कि दूसरी दुनिया में प्रवेश के लिए प्रतिभा के साथ इतने विशिष्ट मेल की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि उनकी साधना प्रतिभा अब निम्नतम स्तर पर थी। जब तक सू जियाओबाई इच्छुक थी, वह आसानी से गोलियों का उपयोग करके इसे शीर्ष स्तर तक पहुंचा सकते थे। ये केवल समय की बात थी।
जियो लोंग्यू भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसके पास सू जियाओबाई के समान भयानक फायदे नहीं थे, जो स्वचालित रूप से जानवरों का शिकार कर सकती थी और दुर्लभ खजाने इकट्ठा कर सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शीर्ष स्तरीय साधना प्रतिभा होना केवल एक योग्यता थी। क्या वह दूसरी दुनिया में जीवित रह पाएगा और कुछ हासिल कर पाएगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित था। आखिरकार एक तीसरी आवश्यकता है, आपको कम से कम 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों को सफलतापूर्वक विकसित करना होगा। अध्याय 86, एक योद्धा भगवान बनने की शर्तें। लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक विकसित करने की कठिनाई सर्वविदित थी। केवल मार्शल जनरल के स्तर तक पहुंचने पर ही किसी को कम पारलौकिक तकनीक विकसित करने के लिए योग्य माना जा सकता है। लेकिन कितने मार्शल जनरल वास्तव में लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक विकसित करने में सफल हो सके? केवल मार्शल कमांडर ही बमुश्किल किसी एक को विकसित करने में सफल हो पाए। उदाहरण के लिए लिन फुटियन, जियो लोंग्यू और अन्य 3 प्रमुख परिवारों के मार्शल कमांडर। उन्होंने बमुश्किल एक भी लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक में महारत हासिल की है। 3 लघु उत्कृष्ट तकनीकों को विकसित करने के बारे में क्या? ये किसी मूर्ख के सपने से अलग नहीं है। जब तक कोई मार्शल कमांडर रैंक से ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक शायद कुछ संभावना है। हालांकि इन 3 स्थितियों से सू जियाओबाई को दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के प्रमुख कारकों की एक मोटी समझ प्राप्त हुई। क्षेत्र, साधना, योग्यता और समझ। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर विशिष्ट और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिनमें आगे विकास की क्षमता है। केवल ऐसे व्यक्ति ही दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के योग्य हैं। लेकिन इस पर विचार करने पर यह समझ में आता है, उच्च स्तरीय प्रतिभा मार्शल कमांडर रैंक तक पहुंचने के कुछ अवसरों के साथ मार्शल जनरल बनने की गारंटी देती है। केवल शीर्ष स्तर की प्रतिभा वाले लोगों को ही मार्शल कमांडर बनने की गारंटी दी जाती है, जिसमें मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचने की कुछ संभावना होती है। और दूसरी दुनिया में प्रवेश की दहलीज मार्शल कमांडर रैंक है। यदि कोई प्रवेश करने के बाद विकसित या सुधार नहीं कर सकता है, तो स्पष्ट रूप से परलोक में प्रवेश करने का अर्थ कम हो जाता है। समझ वही है। यदि समझ बहुत कम है, तो विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विकास अत्यंत धीमा होगा। लेकिन अगर समझ पर्याप्त है, तो कोई भी मार्शल कमांडर स्तर पर 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों को सफलतापूर्वक समझ सकता है। और अधिक कहे बिना, कम से कम अभी भी विकास की गुंजाइश है, और कोई भी विकास जारी रख सकता है। क्या मनुष्य विशिष्ट प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए दूसरी दुनिया को पालने के रूप में मानने की योजना बना रहे हैं? इन 3 चयन मानदंडों से सू जियाओबाई ने इस तरह के निहितार्थ को महसूस किया। अगर हम सिर्फ इसी बिंदु पर गौर करें, तो परलोक न केवल एक संकट हो सकता है, इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। अन्यथा योग्यताएं इतनी ऊंची नहीं होती, और जियो लोंग्यू योग्यता न होने के कारण इतना निराश नहीं होता। दिलचस्प, सू जियाओबाई की आंखों में रोशनी की चमक दिखाई दी। यदि तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो कोई परलोक में कैसे प्रवेश कर सकता है? सू जियाओबाई ने पूछा। अन्य दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक विशिष्ट टेलीपोर्टेशन सरणी की आवश्यकता होती है। पूर्व मार्शल देवताओं द्वारा दूसरी दुनिया में प्रवेश करने और पैर जमाने के बाद टेलीपोर्टेशन सरणी बनाई गई थी। मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंचने के बिना शरीर स्थानिक तूफान के टूटने का सामना नहीं कर सकता है और तुरंत धूल में बदल जाएगा। इसलिए दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका दूसरी दुनिया टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से है। जियो लोंग्यू के शब्दों से बहुत सारी जानकारी मिली। मनुष्य पहले ही दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और वहां अपने स्वयं के अड्डे और शहर स्थापित कर चुके हैं। अन्यथा टेलीपोर्टेशन एरे काम नहीं कर पाएगा। टेलीपोर्टेशन एरे का अस्तित्व ये जांचने के लिए है कि योद्धाओं के पास योग्यताएं हैं या नहीं। जो लोग योग्यताएं पूरी नहीं करेंगे वे जाएंगे तो मरेंगे ही। योग्यता पूरी करने वाले ही कुछ हासिल कर पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर मानव योद्धाओं की एक विशिष्ट सेना तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य में एक भव्य लड़ाई की तैयारी कर रही है। यदि कोई मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचे बिना स्थानिक तूफान को सहन नहीं कर सकता है, तो उन ग्रेट जानवरों ने इसे तोड़ने का प्रबंधन कैसे किया? सू जियाओबाई ने एक छोटी सी बात पकड़ी। मैं कारण के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। यदि कोई ग्रेट जानवर दिखाई देता है और मारा जाता है, तो वह हर साल क्षेत्र के आसपास एक यादृच्छिक स्थान पर फिर से दिखाई देगा। शायद ये कहना अधिक सटीक होगा कि वे किसी अज्ञात अस्तित्व द्वारा विशेष रूप से यहां फेंके गए हैं। जियो लोंग्यू ने धीमी आवाज में कहा, किसी अज्ञात अस्तित्व द्वारा यहां फेंक दिया गया। यदि ऐसा मामला है, तो ऐसा लगता है कि ग्रेट जानवरों के पीछे एक अज्ञात जोड़ तोड़ करता है। अचानक ऐसा लगा जैसे सू जियाओबाई ने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। ग्रेट के जानवरों को विशेष रूप से यहां फेंका जाता है। फिर उनके पास सभी जानवरों को आदेश देने की क्षमता है, मानव ठिकानों पर हमला करने के लिए जानवरों का ज्वार पैदा करना। वे मृत्यु के प्रति लापरवाह और निडर हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मरने के बाद उन्हें दूसरी दुनिया में पुनर्जीवित किया जा सकता है। स्पष्टतः दूसरी दुनिया के अदृश्य जोड़तोड़कर्ताओं ने बहुत पहले ही पृथ्वी पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया है। बेस नंबर 18 के अलावा अन्य ठिकानों पर भी अन्य विश्व के आक्रमणों के समान पशुज्वार होने चाहिए, है ना? सू जियाओबाई गंभीर हो गई। हाँ, और अन्य ठिकानों पर युद्ध हमारे यहाँ देखे गए युद्धों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर है। जियो लोंग्यू की आंखों में अभी भी डर की झलक थी।
मैंने एक बार एक विशाल जानवर को करीब से आते हुए देखा था। जानवरों ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था, घने और अंतहीन। संख्या के संदर्भ में वे आज हमारे सामने आए जानवरों की संख्या से कम 10,000 गुना अधिक थे। लेकिन वह सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। सबसे भयानक बात यह है कि दूसरी दुनिया के वे एस ग्रेड जानवर सभी एस ग्रेड जानवरों को मानव ठिकानों पर एक अभूतपूर्व उन्मत्त हमला शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। हजारों एस ग्रेड जानवर अपने क्षेत्र की जानवर सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। हर जगह जानवरों का आतंक, आकाश और जमीन दोनों पर। बस इसे देखना किसी को भी डर महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। और उस पशु ज्वार के कारण कम से कम 100 एलिट मार्शल कमांडर मारे गए, अनगिनत साधारण मार्शल कमांडरों का तो जिक्र ही नहीं। बेशक अगर ऐसा ही होता तो ये लोगों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ठीक 1 साल बाद मारा गया एसएस ग्रेड जानवर वापस आ गया। इस बार इसे एसएस ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। अगर मार्शल गॉड का समर्थन समय पर नहीं आया होता तो मैं शायद अब तक मर चुका होता। जियो लोंग्यू के आखिरी कांपते शब्दों से सू जियाओबाई उस समय के दृश्यों की मोटे तौर पर कल्पना कर सकती थी। 2 एस ग्रेड जानवर पूरे 510 मानव आधारों का सफाया करने के लिए पर्याप्त थे। वह भयावह दृश्य कैसा होगा जब हजारों एस ग्रेड जानवर अपनी सेना लेकर एक शहर को घेर लेंगे। और वह कुंजी भी नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उस एसएस ग्रेड जानवर को मारने के बाद भी एक बार जब वह वापस आया तो उसे एसएस ग्रेड जानवर में अपग्रेड कर दिया गया था। इसने सीधे तौर पर कठिनाई को पूरे स्तर तक बढ़ा दिया, क्योंकि एसएस ग्रेड जानवर और भी अधिक भयानक एसएस ग्रेड जानवरों को आदेश दे सकते हैं। जानवरों के ज्वार का आतंक दोगुना नहीं होगा। ऐसे भयानक पशु ज्वार का सामना करते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियो लोंग्यू एक साधारण मार्शल कमांडर के रूप में इतना भयभीत होगा। पहले आपने बताया था कि सामान्य मार्शल कमांडरों से ऊपर विशिष्ट मार्शल कमांडर होता है। विशिष्ट मार्शल कमांडरों से ऊपर क्या है? सू जियाओबाई को जानवरों के ज्वार भाटे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तथाकथित भयावहताएं उसकी नजर में कुछ भी नहीं थी, जब तक उसके दायरे का स्तर काफी ऊंचा था और उसकी खेती की तकनीकें पर्याप्त थीं। एक बार उसकी राक्षस वध सेना बन सकती थी, वह अकेले ही ऐसे जानवरों के ज्वार से निपट सकता था। इस प्रकार उन्हें मार्शल कमांडर रैंक के विभाजन में अधिक रुचि थी। यदि एस ग्रेड जानवरों की तुलना सामान्य मार्शल कमांडरों से की जाती है, एसएस ग्रेड जानवरों की तुलना विशिष्ट मार्शल कमांडरों से की जाती है, तो एसएस ग्रेड जानवरों के बारे में क्या? कुलीन मार्शल कमांडरों से ऊपर परम मार्शल कमांडर है। परम मार्शल कमांडरों से ऊपर डेमी गॉड स्तर है। केवल डेमी गॉड स्तर को तोड़ने के बाद ही कोई मार्शल गॉड स्तर तक पहुंच सकता है। अध्याय 87 विश्व का सत्य। साधारण मार्शल कमांडर, कुलीन मार्शल कमांडर, परम मार्शल कमांडर, डेमी गॉड मार्शल कमांडर। केवल डेमी गॉड मार्शल कमांडर स्तर को तोड़कर ही कोई वास्तव में मार्शल गॉड स्तर तक पहुंच सकता है। सू जियाओबाई ने आखिरकार मार्शल कमांडरों के पदानुक्रम को समझ लिया। यह पिछले डिवीजनों से बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों में पूरी तरह से अलग था। रैंक वर्गीकरण की यह वर्तमान प्रणाली इस दुनिया की वास्तविक प्रकृति के साथ अधिक निकटता से मेल खाती प्रतीत होती है। मार्शल गॉड दायरे तक पहुंचने के लिए इतने सारे स्तरों को पार करना, ऐसा लगता है कि इस स्तर को हासिल करना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। सू जियाओबाई ने आह भरी। यह स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है। जियो लोंग्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं 13 वर्षों से साधारण मार्शल कमांडर चरण में फंसा हुआ हूं और अभी तक एलीट मार्शल कमांडर स्तर तक आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखा है। मुझे डर है कि मैं इसे अपने जीवन काल में हासिल नहीं कर पाऊंगा। मार्शल कमांडर के नीचे सभी चींटियां हैं। मार्शल कमांडर के ऊपर स्वर्ग का मार्ग है। यहां तक कि एक कदम भी स्वर्ग से आजीवन दुर्गम सजा हो सकती है। इसीलिए दूसरी दुनिया के प्रकट होने से पहले सबसे मजबूत इंसान मार्शल गॉड स्तर पर थे। लेकिन दूसरी दुनिया के उद्भव के साथ मार्शल गॉड से ऊपर के रैंक धीरे धीरे अस्तित्व में आए। तो यह ऐसा ही है। दूसरी दुनिया के प्रकट होने से पहले मार्शल देवता इस दुनिया में अस्तित्व के शिखर पर थे, हर चीज पर शासन करते थे और देवताओं के बराबर थे। लेकिन दूसरी दुनिया के उभरने के बाद मार्शल किंग्स, मार्शल एम्परर्स और इससे भी ऊंचे स्तरों जैसे मजबूत स्तरों का जन्म हुआ। जैसा कि जियो लोंग्यू ने समझाया, दुनिया के बारे में सू जियाओबाई की समझ धीरे धीरे बदल रही थी। मैंने सोचा कि मेरी मार्शल कमांडर स्तर की ताकत, जो मार्शल कमांडर स्तर के व्यक्तियों को मारने में सक्षम है, ने मुझे बेस नंबर 18 के भीतर अजेय बना दिया है। मुझे काफी निपुण महसूस हुआ। किसने सोचा होगा कि मैंने अभी अभी शुरुआती गांव से निकलकर वास्तविक दुनिया में कदम रखा है और इस विशाल संसार में मेरी वर्तमान शक्ति नगण्य है। क्या बेस नंबर 18 में दूसरी दुनिया के लिए टेलीपोर्टेशन एरे है? सू जियाओबाई ने पूछा। आधार संख्या 18 10,008 वैश्विक आधारों में से सबसे कमजोर में से एक है। दूसरी दुनिया के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी रखने के लिए एक आधार को कम से कम प्रमुख आधार के स्तर तक पहुंचना चाहिए। निकटतम प्रमुख आधार आधार संख्या 15 है। उनके पास दूसरी दुनिया के लिए टेलीपोर्टेशन एरे है। लेकिन श्री सू, मैं आपको अभी वहां न जाने की सलाह देता हूं। हमारे बेस पर आज ही एक पशु ज्वार का अनुभव हुआ है और उनके पक्ष को भी जल्द ही इसका सामना करना पड़ सकता है। वहां का प्रमुख जानवर एक एसएस रैंक वाला है। जियो लोंग्यू ने चेतावनी दी।
बेस नंबर 15। क्या वह बेस नहीं था जहां से 20 ट्रेजर पवेलियन की घूंघट वाली महिला आई थी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी असाधारण थी। उसने एक साथ 5 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों का निर्माण किया, जिसमें एक विशेषता आधारित तकनीक भी शामिल थी। न केवल उनके पास दूसरी दुनिया के लिए टेलीपोर्टेशन एरे था, बल्कि जिन जानवरों का उन्होंने सामना किया वे भी एसएस रैंक वाले थे। यह स्पष्ट था कि आधार संख्या 15 आधार संख्या 18 से कहीं अधिक मजबूत था। चिंता मत करो, मैं लापरवाह नहीं हूं। दूसरी दुनिया के विषय पर वापस जाएं। यदि दूसरी दुनिया के विशेषज्ञ उतने ही शक्तिशाली हैं जितना आप कहते हैं, तो क्या उन्हें आसानी से पृथ्वी पर हमला नहीं करना चाहिए और मानवता का सफाया नहीं करना चाहिए? सू जियाओबाई ने पूछा। दूसरी दुनिया के खुलने से पहले सबसे मजबूत इंसान केवल मार्शल गॉड स्तर पर थे, लेकिन दूसरी दुनिया में मार्शल राजा और मार्शल सम्राट थे। क्या वे आसानी से पृथ्वी पर हावी नहीं हो जाएंगे? मिस्टर सू, मैं यही समझाना चाहता था, जियो लोंग्यू ने कहा। शुरुआत में मानवता दूसरी दुनिया के अस्तित्व से अनजान थी। एक दिन बेस नंबर 1 के पास एक अंतरिक्ष समय भंवर दिखाई दिया और एक मार्शल गॉड स्तर विशेषज्ञ ने दूसरी दुनिया की खोज करते हुए इसमें प्रवेश किया। लेकिन उसी क्षण से दूसरी दुनिया को भी पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में पता चल गया। हालांकि अंतरिक्ष समय भंवर की सीमाओं के कारण केवल मार्शल ईश्वर स्तर के प्राणी ही इसे पार कर सकते थे। उन्होंने बेस नंबर 1 पर युद्ध के लिए एक विशाल सेना भेजी। पहले साल का युद्ध बेस नंबर 1 की आसान जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन दूसरे वर्ष में दूसरी दुनिया से अधिक मार्शल ईश्वर स्तर के जानवरों ने हमला किया और यहां तक कि पहले मारे गए मार्शल ईश्वर स्तर के जानवरों को भी पुनर्जीवित किया गया। तब मानवता को परलोक के वास्तविक संकट का एहसास हुआ। उस युद्ध ने अनगिनत मानव मार्शल ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों के जीवन का दावा किया और इसे एक डार्क कैंपेन कहा गया, जो मानव इतिहास का सबसे अंधकार में काल था। मानवता और खुद को बचाने के लिए जीवित मार्शल देवता अंधेरे अभियान के बाद दूसरी दुनिया में चले गए। उन्होंने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की और मार्शल किंग स्तर तक पहुंच गए, जिसने दूसरे वर्ष की त्रासदी को तीसरे वर्ष में दोहराने से रोक दिया। हालांकि जियो लोंग्यू का विवरण संक्षिप्त और फीका था, सू जियाओबाई अभी भी युद्ध की विशालता और क्रूरता को महसूस कर सकती थी। मानवता ने पहले ही जीवित रहने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए थे। मार्शल राजाओं के अग्रिम मोर्चों पर पहरा देने से मनुष्य अन्य दुनिया के जानवरों के आक्रमणों का बेहतर ढंग से विरोध कर सकते हैं और यहां तक कि अंतरिक्ष समय भंवर प्रवेश द्वारों पर मानवगढ़ भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यह अच्छी स्थिति लंबे समय तक नहीं टिकी। अंतरिक्ष समय भंवर का अचानक विस्तार हुआ, जिससे मार्शल किंग स्तर के जानवरों को प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। मार्शल किंग स्तर की लड़ाइयों ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। सौभाग्य से मानवता एक संकीर्ण जीत हासिल करने में सफल रही, लेकिन उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की। हर कोई समझ गया कि अंतरिक्ष समय भंवर अभी भी बढ़ रहा था। मार्शल किंग के आक्रमण के बाद मार्शल सम्राट स्तर के प्राणी आएंगे। यदि भंवर का विस्तार जारी रहा तो अंततः दूसरी दुनिया पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेगी। इससे भी अधिक भयावह रूप से अंतरिक्ष समय के भंवर लगभग हर मानव आधार के पास दिखाई देने लगे। भंवर को बढ़ने से रोकने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण मानवता को मजबूत होते रहना चाहिए, अन्यथा वे अंततः इन जानवरों के हाथों नष्ट हो जाएंगे। मिस्टर सू, यह इस दुनिया का सच है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जब जियो लोंग्यू ने बोलना समाप्त किया तो पूरा कार्यालय खामोश हो गया। अन्य 3 मार्शल कमांडर, जिन्हें भी इस बात की जानकारी थी, शांत बने रहे, लेकिन उनकी आंखों में डर झलक रहा था। साधारण मार्शल कमांडर स्तर पर एस रैंक वाले जानवरों से निपटना पहले से ही चुनौतीपूर्ण था। यदि बेस नंबर 18 के पास अंतरिक्ष समय का भंवर कभी भी काफी बड़ा हो गया तो एसएस रैंक वाले जानवर अगला खतरा होंगे। उस समय बेस नंबर 18 में सभी मनुष्यों सहित उपस्थित सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं। सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर, जब तक हम दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी पर आक्रमण करने के इरादे को खत्म करते हैं, ग्रह सुरक्षित रह सकता है ना? ये सच है, लेकिन तो फिर हमें बस इतना ही करना है। सू जियाओबाई ने जियाओ लोंग्यू को रोका, मुस्कुराते हुए, और अपने तेज सफेद दांत दिखाने लगे। चाहे ये जानवर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उन्होंने पृथ्वी पर नजर डालने की हिम्मत की तो हम उन सभी को मार डालेंगे। अध्याय 88, निरंतर उन्नयन, प्रतिदिन 369 वर्ष। सू जियाओबाई के लिए मार्शल कमांडर, मार्शल गॉड, मार्शल किंग या यहां तक कि मार्शल सम्राट जैसी उपाधियां धोखेबाज जैसी क्षमता के सामने उनसे निपटना केवल समय की बात थी। मिस्टर सू, आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, परलोक के बारे में मानवता की वर्तमान समझ अभी भी सही है। परलोक की चौड़ाई और गहराई हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली इंसानों को भी किसी भी क्षण दूसरी दुनिया में गिरने का खतरा होता है। जियो लोंग्यू और अन्य लोगों के लिए दूसरी दुनिया के डरावने जानवरों को मारने के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि इसमें प्रवेश करना भी एक कठिन चुनौती थी। इस प्रकार किसी ने भी सू जियाओबाई की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सू जियाओबाई ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाए और दूसरी दुनिया के बारे में पूछना जारी रखा। हालांकि जियो लोंग्यू को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह जो कह सकता था वह पहले ही कह चुका था।
वास्तविक मूल रहस्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना असंभव था, बिल्कुल वर्तमान बेस नंबर 18 की तरह। इसके 50 लाख निवासियों में से केवल कुछ सामान्य मार्शल कमांडर ही पशु ज्वार के स्रोत या इस दुनिया के सच्चे रहस्यों को जानते थे। मार्शल जनरलों सहित बाकी सभी लोग अभी भी अंधेरे में थे। इसके बाद सु जियाओबाई ने जियो लोंग्यू के साथ काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान बाकी 3 साधारण मार्शल कमांडर भी बातचीत में शामिल हो गए। इन चर्चाओं से सु जियाओबाई को इस दुनिया की बुनियादी समझ प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए आधार, दुनिया भर के 10,008 ठिकानों में बेस नंबर 18 सबसे कमजोर था। इसमें कोई अद्भुत टेलीपोर्टेशन एरे नहीं था, कोई ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीक नहीं थी और केवल कुछ मुट्ठी भर लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें थीं। ऐसा कमजोर आधार केवल पलटवार करने की क्षमता के बिना अन्य दुनिया के खिलाफ निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता है। हालांकि बेस नंबर 15 अलग था। अद्वल टेलीपोर्टेशन एरे की स्थापना के साथ वे स्वतंत्र रूप से अद्वल से यात्रा कर सकते थे। इसके अत्यधिक खतरे के बावजूद कई योद्धाओं ने वहां महान अवसर प्राप्त किए और नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। परलोक अत्यधिक जोखिम का स्थान था, लेकिन यह अवसरों और असीमित संभावनाओं से भी भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि मुझे बेस नंबर 15 पर जाना चाहिए, सु जियाओबाई ने मन ही मन सोचा। जितना अधिक उसने परलोक के बारे में सीखा, वह उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उतना ही अधिक उत्सुक हो गया। शायद आधार संख्या 15 उसे वह उत्तर दे सके जो वह चाहता था। उनकी मौजूदा ताकत पहले ही बेस नंबर 18 के शिखर पर पहुंच चुकी थी। यहां और सुधार का न्यूनतम प्रभाव होगा। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही कई लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इससे पहले कि वह उन सभी को उनके उच्चतम स्तर तक ऊपर उठा सके, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय मैं एक अल्टीमेट मार्शल कमांडर या यहां तक कि एक डेमी गॉड मार्शल कमांडर का प्रतिद्वंद्वी हो सकता हूं। लेकिन एक मार्शल भगवान का मुकाबला करने के लिए इसके लिए ग्रेट ट्रांसेंडेंट तकनीकों तक पहुंच की आवश्यकता होगी। बेस नंबर 15 में महान ट्रांसेंडेंट तकनीकें थीं। परलोक में भी था ऐसा खजाना। गवर्नर की हवेली छोड़ने के बाद सु जियाओबाई घर चली गई और अभी भी दूसरी दुनिया के बारे में सवालों पर विचार कर रही थी। इसे भूल जाओ, मैं अभी के लिए दूसरी दुनिया को अलग रख दूंगा और बेस नंबर 15 पर पहुंचने के बाद और अधिक सीखूंगा। अभी के लिए मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लिनफुटियन की भंडारण अंगूठी में क्या खजाना है। पशु ज्वार युद्ध का आज का सबसे बड़ा पुरस्कार किसी नायक या पशु लूट के पहाड़ के रूप में स्वागत नहीं किया जाना था, ये लिनफुटियन की स्थानिक अंगूठी थी। बेस नंबर 18 के प्रसिद्ध पावर हाउस और एक मार्शल कमांडर के रूप में लिनफुटियन का लिन परिवार शीर्ष 4 परिवारों में से एक था। उसकी संपत्ति संभवतः महत्वहीन नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है? लानत है। रिंग पर एक नजर डालने से सु जियाओबाई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। खजाने, इतने सारे खजाने, संसाधनों के पहाड़, अरबों मूल्य के स्पिरिट सिक्के और दुर्लभ स्वर्गीय सामग्रियों, गोलियों और हथियारों की प्रचुरता ने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। बस एक सामान्य नजर से ही एक चमकदार किस्मत का पता चल गया। सु जियाओबाई तूफान की तरह तेजी से संग्रह में बह गई। अंतिम मिलान ने उसे कान से कान तक मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आत्मा सिक्के कुल 34.8 अरब, स्वर्गीय सामग्री और कीमिया सामग्री गिनने के लिए बहुत अधिक, कई शीर्ष स्तरीय मिश्र धातु हथियार और यहां तक कि एक शुरुआती आध्यात्मिक हथियार, एक लंबी तलवार। इसके अलावा 2 कम उत्कृष्ट तकनीकें। मैं अमीर हूं, यह अविश्वसनीय है। दरअसल मार्शल कमांडर बनना कुछ और ही था। उच्च पदस्थ मार्शल जनरलों के पास सीमित संपत्ति थी, लेकिन मार्शल कमांडर के पद तक पहुंचने और दूसरों से ऊपर उठने पर आय आसमान छू गई। केवल 34.8 बिलियन स्पिरिट सिक्के और 2 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें ही सु जियाओबाई को बहुत खुश करने के लिए पर्याप्त थी। इतने सारे पैसे के साथ 30 अरब से अधिक सु जियाओबाई अपना उत्साह कैसे रोक सकती थी? सिस्टम, मेरे 1 क्लिक अभ्यास फंक्शन को अपग्रेड करें। सु जियाओबाई ने निर्णायक रूप से कार्य किया। लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें वर्तमान में उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत थी। ऐसी केवल 2 तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद उसके पास पहले से ही मार्शल कमांडरों को नष्ट करने की क्षमता थी। 1 क्लिक प्रैक्टिस को अपग्रेड करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 3.2768 बिलियन की कटौती करते हुए 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 15 में अपग्रेड किया गया है। समय त्वरण 16,384 एक्स से बढ़कर 32,768 एक्स हो गया है। डिंग, 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 15 में अपग्रेड किया गया। नया फीचर अनलॉक, 4-फोल्ड कल्टीवेशन, 4 गुना खेती। 1 क्लिक अभ्यास स्थान का विस्तार करता है, जिससे एक साथ 4 तकनीकों की खेती की अनुमति मिलती है। बहुत बढ़िया। समय की गति दोगुनी हो गई थी, खेती तेज हो गई थी और अब एक अतिरिक्त तकनीक के लिए जगह थी। इसका मतलब यह था कि सु जियाओबाई की साधना गति काफी बढ़ गई थी। मैं खाली स्थान में जलती हुई स्वर्ग ज्वाला डालूंगा। पहले सु जियाओबाई समय की आवश्यकताओं के कारण इस लेसर ट्रांसेंडेंट एलिमेंटल तकनीक को विकसित करने में झिझक रही थी, लेकिन एक नया स्लॉट उपलब्ध होने से बढ़ा हुआ समय अब कोई समस्या नहीं थी। सिस्टम, अपग्रेड करते रहो। सु जियाओबाई यही नहीं रुकी। 6.5536 बिलियन की कटौती करते हुए 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 16 में अपग्रेड किया गया है।
समय त्वरण 32,768 x से बढ़कर 65,536 x हो गया है। 13.1072 बिलियन की कटौती करके वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 17 में अपग्रेड किया गया है। समय त्वरण 65,536 x से बढ़कर 131,072 x हो गया है। तभी सू जियाओबाई रुकी। इस बिंदु पर उनकी एक दिन की वन क्लिक प्रैक्टिस प्रगति दूसरों के लिए 13,000 दिनों के प्रशिक्षण के बराबर थी। यह अनिवार्य रूप से 359 वर्षों की निरंतर खेती थी। डिंग 10 एब्सोल्यूट हेवनली गैंग बॉडी शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। अध्याय 89 नया कार्य एक क्लिक फोजिंग। और ठीक उसी तरह जैसे ही वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को अपग्रेड किया गया, 10 एब्सोल्यूट हेवनली गैंग बॉडी में एक पल में महारत हासिल हो गई। बूम, सू जियाओबाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और सूचनाओं की एक धारा उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। इसके साथ ही उनके पूरे शरीर में एक गहरा परिवर्तन आया, लगभग एक गुणात्मक छलांग की तरह। 10 एब्सोल्यूट हेवनली गैंग बॉडी एक वास्तविक शारीरिक वृद्धि साधना पद्धति थी। अचल राजा सूत्र के विपरीत, जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा और मेरिडियन को परिष्कृत करने में विशेषज्ञता रखता है, ये तकनीक त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसने सू जियाओबाई की पहले से ही शक्तिशाली काया को बिल्कुल नए स्तर पर बढ़ा दिया। जब सू जियाओबाई ने अपनी आंखें फिर से खोली तो उनमें सुनहरी रोशनी की चमक चमक उठी। साथ ही वह महसूस कर सकता था कि उसकी सामान्य दिखने वाली अपरिवर्तित त्वचा कहीं अधिक लचीली हो गई है। ये ताकत, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सू जियाओबाई ने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर शुरुआती मार्शल जनरल, शक्ति स्तर साधारण मार्शल कमांडर, सहन शक्ति स्तर कुलीन मार्शल कमांडर, चपलता स्तर साधारण मार्शल कमांडर, खेती की योग्यता निम्नतम स्तर, निपुण तकनीकें डायमंड बॉडी सर्वोच्च सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन सर्वोच्च ट्रू फ्लेम हैंड सर्वोच्च ब्लड अटैक सर्वोच्च क्यानकुन तकनीक मध्यवर्ती टाइगर सबडुइंग सेबर उन्नत भूत तलवार तकनीक उन्नत रेनबो एक्स उन्नत गोल्डन स्पीयर स्ट्राइक सर्वोच्च क्लाउड शैटरिंग स्लैश सर्वोच्च अचल राजा सूत्र शुरुआती यूनिफाइड लॉ कोडेक्स शुरुआती 10 एब्सोल्यूट हेवनली बॉडी टेक्निक शुरुआती अनलॉक सिस्टम फंक्शंस वन क्लिक कल्टीवेशन स्तर 13 वन क्लिक प्रैक्टिस स्तर 16 ऑटो हंटिंग स्तर 8 वन क्लिक कीमिया स्तर 6 वन क्लिक संग्रह स्तर 5। मेरी सहनशक्ति एलीट मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंच गई है। सू जियाओबाई की आंखों में उत्साह की एक तेज चमक चमक उठी, जैसा कि लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक से अपेक्षित था। ये केवल शुरुआती चरण में है, फिर भी इसने सीधे तौर पर मेरे सहनशक्ति स्तर को पूरे स्तर तक बढ़ा दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल कमांडर लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों की लालसा रखते हैं। ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों की इच्छा कौन नहीं करेगा। अब मेरी बेमेल साधना योग्यता के अलावा मैं पहले से ही परलोक में प्रवेश के लिए अन्य 2 आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। सू जियाओबाई मुस्कुराए। उनका मार्शल कमांडर स्तर का क्षेत्र लागू था। उनके पास 3 लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकें भी थीं। केवल एक चीज बची थी, वह थी शीर्ष स्तरीय साधना योग्यता। यह दूसरों के लिए सिरदर्द हो सकता है, लेकिन सू जियाओबाई के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। मेरे पास अभी भी 11.8 बिलियन बचे हैं। वन क्लिक प्रैक्टिस को अपग्रेड करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन ऑटो हंटिंग को अपग्रेड करना संभव है। सिस्टम ऑटो हंटिंग को अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने बहुत पहले प्रत्येक सिस्टम फंक्शन के लिए स्तर की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक गणना की थी। 2.644 बिलियन की कटौती, ऑटो हंटिंग को स्तर 9 पर अपग्रेड किया गया। शिकार छाया को बढ़ाकर 9 कर दिया गया। 7.8732 बिलियन की कटौती, ऑटो हंटिंग को 10 के स्तर पर अपग्रेड किया गया। शिकार की छाया 10 तक बढ़ गई। डिंग ऑटो हंटिंग स्पेस को लेवल 10 में अपग्रेड किया गया। एक नई सुविधा को अनलॉक किया गया, कवच। कवच छाया कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियारों से लैस हो सकती है। कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार, यहां तक कि सू जियाओबाई के पास भी उनमें से एक भी नहीं थी। आपको समझना होगा, आध्यात्मिक हथियार स्वयं पहले से ही एक विलासिता थे। यहां तक कि उन्नत मार्शल जनरल भी केवल शीर्ष स्तरीय मिश्र धातु हथियार ही खरीद सकते थे। एक आकस्मिक आध्यात्मिक हथियार की कीमत आसानी से अरबों में हो सकती है। केवल लिन फुटियन जैसे मार्शल कमांडर ही ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को खरीद सकते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया वह एक शुरुआती स्तर का आध्यात्मिक हथियार था। लिन फुटियन के पास कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार भी थे, हालांकि स्काई सॉवरेन व्हाइट ड्रैगन के साथ उनकी लड़ाई के दौरान वे नष्ट हो गए थे। सू जियाओबाई को लिन फुटियन की स्थानिक अंगूठी में कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियारों के कुछ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त टुकड़े मिले। फिर भी यह तथ्य कि छायाएं कवच से सुसज्जित हो सकती हैं, इसका मतलब है कि उनकी ताकत को और बढ़ाया जा सकता है। सू जियाओबाई का दिमाग दौड़ रहा था। कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार जीवित रहने के लिए उत्कृष्ट थे, इसलिए उन्होंने अपने और सू लिंगर के लिए एक सेट प्राप्त करने की योजना बनाई। यदि छायाएं भी उन्हें पहन सकती हैं, तो इसका मतलब है कि बाहरी उपकरणों के माध्यम से उनकी उत्तरजीविता में भी सुधार हो सकता है। लेकिन लागत, कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियारों के एक सेट की कीमत आसानी से अरबों में हो सकती है। 10 छायाओं के लिए इसका मतलब सैकड़ों अरबों था।
और चूंकि कवच प्रकार के आध्यात्मिक हथियार अमूल्य खजाने थे, एक पूर्ण सेट को इकट्ठा करने के लिए अत्यधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। 348 बिलियन। ठीक इसी तरह मैंने तब तक खर्च कर दिया है जब तक केवल 12.9 बिलियन शेष नहीं रह जाते। लेकिन पहले मेरी परछाइयों द्वारा इकट्ठा किए गए पशु ज्वार की लूट को जोड़कर बिल्कुल 20 अरब बस काफी है। सिस्टम, एक क्लिक संग्रह को अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश जारी किया। एक क्लिक संग्रह को अपग्रेड करने का कारण यह था कि केवल स्तर 6 पर ही वह एक नए सिस्टम फंक्शन को अनलॉक कर सकता था। इससे पहले सू जियाओबाई ने खुद को मजबूत करने, लिन फुटियन को हराने और अपनी दुर्दशा से बचने के लिए लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया था। इस प्रकार उन्होंने नए कार्यों को अनलॉक करने पर ध्यान नहीं दिया। अब जबकि लिन फुटियन मर चुका था, पशु ज्वार खत्म हो चुका था और दूसरी दुनिया का बड़ा खतरा मंडरा रहा था, सू जियाओबाई को अपने विकास में तेजी लाने के लिए नए कार्यों को जल्दी से अनलॉक करने की आवश्यकता थी। 1.6384 बिलियन की कटौती, एक क्लिक संग्रह को स्तर 6 पर अपग्रेड किया गया। खजाने की खोज करने वाले भूतों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। प्रिय मेजबान, सिस्टम ने आपके लिए एक नया फंक्शन वन क्लिक फोजिंग तैयार किया है। सक्रियण के लिए केवल 3.2 मिलियन की आवश्यकता है। वन क्लिक फोजिंग संबंधित फोजिंग सामग्री रखें और सर्वोच्च हथियार तैयार करने के लिए एक ब्लूप्रिंट चुनें। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर सू जियाओबाई का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वह कहावत कैसे चलती है, जल्दी पहुंचने का मतलब सही समय पर पहुंचना नहीं है, और सही समय पर पहुंचने का मतलब पूरी तरह से पहुंचना नहीं है। वन क्लिक फोजिंग की उपस्थिति वास्तव में सही समय है। मैं बस अपनी परछाइयों को कवच से सुसज्जित करने की चिंता कर रहा था। चाहे वह हथियार प्रकार का हो या कवच प्रकार का आध्यात्मिक हथियार, दोनों की कीमत अत्यधिक है और दुर्लभ खजाना है। अगर चीजें मुश्किल हो गई तो मेरी छाया को पूरी तरह से सुसज्जित करने में सैकड़ों अरबों या यहां तक कि खरबों का खर्च आएगा। लेकिन अब वन क्लिक फोजिंग के आगमन के साथ मेरी सभी समस्याएं तुरंत हल हो गई हैं। इस फंक्शन के साथ सू जियाओबाई को दूसरों के तैयार उत्पादों को खरीदने के लिए सैकड़ों अरबों या खरबों खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वह बस कुछ स्वर्गीय सामग्री और दुर्लभ खनिज इकट्ठा कर सकता था और आध्यात्मिक हथियारों का एक पूरा शस्त्रागार स्वयं बना सकता था। कीमिया के विपरीत हथियार निर्माण विशेष कारीगरों पर निर्भर नहीं हो सकता। सभी आध्यात्मिक हथियार विशेष अभिजात वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए थे, जिससे उनकी संख्या सीमित थी और कीमत अत्यधिक थी। यदि आपने उन्हें नहीं खरीदा तो अनगिनत अन्य लोग उन्हें लेने के लिए कतार में खड़े होंगे। अब सू जियाओबाई पूरी तरह से खुद पर भरोसा कर सकती थी, दूसरों पर भरोसा किए बिना हथियार बना सकती थी। वास्तव में यदि वह चाहता तो वह आध्यात्मिक हथियार बनाने को कीमिया से भी अधिक आकर्षक व्यवसाय में बदल सकता था, जो आध्यात्मिक हथियार बेचने में विशेषज्ञता रखता था। अध्याय 90, मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार, मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन। जैसे ही आध्यात्मिक हथियार बेचने का विचार आया, सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। आध्यात्मिक हथियार गोलियों से भिन्न होते हैं। उच्च श्रेणी की गोलियों के साथ यदि आपके पास बहुत अधिक है तो आप लक्षित हो सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके पीछे एक उच्च श्रेणी का कीमियागर है। ठीक उसी तरह जब लिन चेन ने पहले सू जियाओबाई का अनुसरण करने के लिए किसी को भेजा था। लेकिन चाहे आप कितने भी आध्यात्मिक हथियार निकाल लें, किसी को भी आप पर शक नहीं होगा। वैसे अभी लिन फुटियन के स्थानिक वलय में काफी ठंडा लोहा और महीन लोहा अयस्क प्रतीत हो रहे थे। शायद मैं सीधे तौर पर एक आध्यात्मिक हथियार बना सकता हूं। सू जियाओबाई ने जल्दी से लिन फुटियन की स्थानिक अंगूठी में खोजबीन की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक मार्शल कमांडर के संसाधन इतने प्रचुर हैं। जल्द ही सू जियाओबाई को अत्यंत दुर्लभ खनिजों का ढेर मिल गया। भयंकर विंड स्टार सेंटीपीड स्टील फ्लेम सिल्क क्रिस्टल पीस, ब्रीथिंग गोल्ड माउंटेन डिस्ट्रॉइंग क्यू इंजन फीनिक्स गॉड मिस्ट स्टील व्हाइट क्लाउड स्किन डस्ट वाटर इत्यादि। ये सब वहां था। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार की सामग्री काफी महत्वपूर्ण थी। उसने बहुत सारी दुर्लभ सामग्री और कीमती धातु के अयस्क एकत्र किए हैं। क्या वह हथियार बनाने की योजना बना रहा है? सू जियाओबाई हैरान थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इन सामग्रियों के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। वे सभी अब मेरे हैं। तुरंत सू जियाओबाई ने वन क्लिक फोजिंग सुविधा खोली और वन क्लिक फोजिंग स्थान में प्रवेश किया। एक क्लिक कीमिया के विपरीत, जिसके लिए आपको अभी भी नुस्खा ढूंढना होगा, फिर सामग्री को नुस्खा के अनुसार रखना होगा और उसके बाद ही आप गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं। लेकिन एक क्लिक फोजिंग में आपके लिए पहले से ही सभी व्यंजन तैयार है। श्रेणियां बहुत स्पष्ट है। हथियारों, आध्यात्मिक हथियार को विभाजित किया गया है। तलवारें, चाकू, डंडे, पंजे, भाले इत्यादि। प्रत्येक श्रेणी के अतिरिक्त उपविभाजन भी हैं। उदाहरण के लिए तलवार श्रेणी के भीतर लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, मुलायम तलवारें, चौड़ी तलवारें और बड़ी तलवारें आदि हैं। विभाजन बहुत विस्तृत है। हालांकि वर्गीकरण यही रुक जाता है, बिना किसी अन्य विकल्प के। अब मेरे पास दो हथियार तकनीकें हैं। एक चेजिंग सन स्पीयर है और दूसरी मुझे लिन फुटियन की स्थानिक रिंग ग्रेट सन ब्लेड से मिली है। भाला और ब्लेड मेरी पहली पसंद है।
अध्याय 70 में प्राप्त। इससे पहले सू जियाओबाई को खंजर से की गई गुप्त और विस्फोटक हत्याएं पसंद थी, बिना कोई निशान छोड़े हत्या करना। लेकिन दुर्भाग्य से उनके द्वारा प्राप्त लेसर ट्रांसेंडेंट हथियार तकनीकों में कोई खंजर प्रकार नहीं थे। इसके अलावा सू जियाओबाई के लिए जब तक संबंधित तकनीक है, वह किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता है। चाहे वह खंजर हो, लंबा भाला हो या लंबा चाकू, लंबी तलवार हो, ये सब समान है। आप कह सकते हैं कि वह एक हरफनमौला, सर्व पेशेवर किस्म का व्यक्ति है। अभी मैंने लिन फुटिन से लड़ने के लिए एक लंबे चाकू का उपयोग किया, ये बहुत अच्छा लगा, तो आइए पहले एक लंबा चाकू बनाएं। सू जियाओबाई ने चाकू की श्रेणी चुनी, फिर लंबे चाकू का प्रकार चुना। स्कैनिंग सामग्री रखना। सिस्टम ने फोजिंग के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को तुरंत स्कैन किया और उन्हें वन क्लिक फोजिंग स्थान में केंद्रीय भट्टी में रख दिया, जो पहले से ही आग की लपटों से जल रही थी। क्या आप प्राथमिक आध्यात्मिक हथियार निर्माण करना चाहेंगे? सिस्टम ने संकेत दिया। प्राथमिक आध्यात्मिक हथियार, ये सही है, चूंकि एक क्लिक फोजिंग केवल स्तर 1 है, ये केवल प्राथमिक आध्यात्मिक हथियार ही बना सकता है। सू जियाओबाई को तब याद आया कि वन क्लिक फोजिंग को अपग्रेड नहीं किया गया था। सिस्टम, मेरे लिए वन क्लिक फोजिंग को अपग्रेड करें। 12.8 मिलियन घटाकर वन क्लिक फोजिंग स्पेस को लेवल 2 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम हथियार स्तर अब मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियारों तक पहुंच सकता है। 51.2 मिलियन घटाकर वन क्लिक फोजिंग स्पेस को लेवल 3 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम हथियार स्तर अब उन्नत आध्यात्मिक हथियारों तक पहुंच सकता है। 204.8 मिलियन घटाकर वन क्लिक फोजिंग स्पेस को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम हथियार स्तर अब शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों तक पहुंच सकता है। यह एक ही बार में लेवल 4 पर अपग्रेड हो गया और सू जियाओबाई की शेष संपत्ति लगभग समाप्त हो गई। सू जियाओबाई ने फिर से चाकू श्रेणी को चुना, फिर लंबे चाकू को, और विशेष रूप से फोजिंग पंजीकरण को शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार के रूप में निर्धारित किया। अपर्याप्त सामग्री। सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए लिन फुटिन ने जो सामग्रियां एकत्र की, वे पर्याप्त नहीं थी। सू जियाओबाई ने अपना अनुरोध कम कर दिया और उन्नत आध्यात्मिक हथियार का चयन किया। अपर्याप्त सामग्री। सिस्टम ने बेरहमी से संकेत दिया। लिन फुटिन कितना अक्षम है। वह इतनी सारी सामग्रियां एकत्र करता है, फिर भी एक उन्नत आध्यात्मिक हथियार भी नहीं बना सकता। सू जियाओबाई शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर लिन फुटिन ने ये सुना तो शायद वह इतना क्रोधित हो गया कि वह जीवित हो गया। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण मार्शल कमांडर था और यहां तक कि उसने केवल प्राथमिक आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग किया था। एक उन्नत आध्यात्मिक हथियार कौन सी अवधारणा है? यह परम मार्शल कमांडरों के लिए एक हथियार है। उससे एक उन्नत आध्यात्मिक हथियार के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहना उसे एक असंभव स्थिति में धकेलने जैसा था। शीर्ष स्तरीय उन्नत कोई भी काम नहीं करता है, तो चलो मध्यवर्ती के साथ चलते हैं। सू जियाओबाई ने इसे मध्यवर्ती पर सेट किया। प्लेसमेंट पूर्ण। इस बार यह काम कर गया। सिस्टम की सूचना के साथ फोजिंग भट्टी में आग की लपटें तेज हो गई। उसी समय एक साथ रंग की प्रगति पट्टी तेजी से भट्टी के ऊपर लोड हो गई। गोली शोधन के समान इसमें लगभग 5 मिनट लगते हैं। सू जियाओबाई ने धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक इंतजार किया। डिंग। शोधन पूर्ण। अचानक फोजिंग भट्टी में आग की लपटों से एक लंबा चाकू उड़ गया। यह एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर था, जो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ था। जैसे जैसे आग की लपटें धीरे धीरे खत्म हुई, उसका असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। इसका हैंडल लंबा था और इसके चारों ओर सर्पिल रूप से 5 पंजे वाला ड्रैगन बना हुआ था। ब्लेड ठोस और मोटा था, जो ठंडी चमक बिखेर रहा था। इसे देखने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें से एक अदृश्य भव्य आभा निकल रही है। आग की लपटें पूरी तरह से बुझने के बाद एक हल्की हरी रोशनी ने पूरे लंबे चाकू को ढक लिया। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार बना लिया है, स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन। मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन। कितना प्रभावशाली नाम है। सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। एक विचार के साथ उसकी कलाई कांप गई और लंबा चाकू, उससे भी लंबा, मजबूती से उसके हाथ में पकड़ लिया गया। पहले से भी अधिक सुंदर। ये 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन। ये बहुत राजसी है। सू जियाओबाई को अपने हाथ में भारी वजन और चिकनी जेड जैसी बनावट महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठी। आध्यात्मिक हथियार क्या है? यह एक ऐसा हथियार है जो उपयोगकर्ता की आध्यात्मिक शक्ति से मेल खाता है, जिससे तकनीकी शक्ति को बेहतर ढंग से उजागर किया जा सकता है। मिश्र धातु के हथियार आध्यात्मिक हथियारों की तुलना में कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि एक बुनियादी आध्यात्मिक हथियार भी अरबों में बेचा जा सकता है। इसके अलावा सू जियाओबाई के हाथ में जो है वह एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार है। इसके एक ही प्रहार में भयानक शक्ति होगी, जो पहाड़ों को विभाजित करने और समुद्र को काटने में सक्षम होगी। अगर आज मेरे पास ये स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन होता तो मैं शायद केवल एक ही वार से लिन फुटिन को आधे में विभाजित कर देता। सू जियाओबाई आत्मविश्वास से भरपूर थी। एक नई लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीक और नए मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार के साथ उसकी शक्ति को बढ़ाने के साथ सू जियाओबाई की ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई।
लिन फुटियन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जियो लुंग्यू और 3 प्रमुख परिवारों के अन्य मार्शल कमांडर भी उसके खिलाफ कोई मौका नहीं खड़े कर सके।